नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंच चुके हैं। यहां वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन होना है। प्लाज्मा बैंक बनने के बाद करनाल के साथ साथ आसपास के कोरोना मरीजों के सामने एक अच्छा विकल्प होगा, जिससे वो दोबारा ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है कि जो लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे दूसरों की मदद हो पाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेरठ रोड के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करने वाले हैं। जिस सड़क के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री शुभ आरंभ करेंगे वो 105 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। आपको ये बताएं कि करनाल से ही सीएम शाम के वक्त दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको ये बताएं कि सीएम करनाल पहुंच चुके हैं और यहां पर वो करनाल वासियों को बड़ी सौगात देंगे। और इस बीच सिरसा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा इसे आपको रूबरू करवा देते हैं। आज कोविड-19 के 17 नए मामले जिले से रिपोर्ट हुए हैं। 782 मरीजों की अभी तक जिले में पुष्टि हो चुकी है। हालांकि एक्टिव केस इस वक्त 357 है। 213 ऐसे मरीज हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 144 मरीज होम आइसोलेट किए गए हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की है जो कि स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में मरीज वहां पर इलाजरत। लगातार कोविड-19 का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। सिरसा में अभी तक 782 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 357 बनी हुई है। इनमें से हालांकि कई ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताएं कि कई सारे ऐसे मरीज भी जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले 20 दिनों से कोरोना के केस में कमी आई है। सीएमओ ने बताया कि जिले में अब 700 से भी कम एक्टिव केस बचे हैं, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रैकिंग को बढ़ा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि जल्द ही साइबर सिटी गुरुग्राम देश में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला जिला बन सकता है। आज की स्थिति की बात करें गुरुग्राम में कोरोना केसेस को लेकर, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि हमारे जो क्यूमुलेटिव टोटल जो केसेस थे वो 10,200 के लगभग हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद जो पेशेंट रिकवर कर चुके हैं, तो आज की डेट में हमारे पास एक्टिव केसेस कुल मिलाकर 600, अगर मैं कहूँ 93 के आसपास है, यानी 700 से भी कम केसेस हमारे पास एक्टिव केसेस रह रहे हैं। और पहले जहां गुरुग्राम में अगर मैं बात करूं 7,000 तक या केसेस जो टोटल थे किसी एक ज़माने में, या 4,000 5,000 ऐसा चल रहा था, जो एक्टिव केसेस भी थे और क्यूमुलेटिव केसेस भी थे, तो धीरे धीरे हमने उसके ऊपर जो है जो मेन जो चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें, यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, उस पर ध्यान दिया। इसकी वजह से आज देखेंगे कि हरियाणा में गुड़गांव नंबर 1 पर है, जहां अगर रिकवरी की मैं बात करूं तो 92% हमारा रिकवरी रेट है। और जो डेथ रेट है, जो फर्टिलिटी हम जिसको कहते हैं, वो पिछले 15 दिनों में सिर्फ 3 डेथ हुई हैं, और ऑलमोस्ट जो है 1.2527 के आसपास हमारी फर्टिलिटी रेट जो चल रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से भी तकरीबन कुछ कम है। और जो टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, जहां पर टोटल टेस्टिंग की बात करें, तो संभवतः आने वाले कुछ दिनों में या 2 या 3 दिन मैक्सिमम मैं कहूं, तो गुड़गांव शायद संभवतः प्रदेश का तो है ही है, देश का शायद पहला ऐसा जिला होगा, जिला स्तर पर जिसको मैं बात कहूं, जो 1 लाख टेस्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख की आबादी पर 1 लाख टेस्ट करने वाला जिला बनने जा रहा है। ये माना जाए कि अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के साथ लोग जीना सीख गए हैं, या फिर ये मान ले कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि अब कोरोना खत्म होने की राह पर है, या अभी भी जरूरत है संयम, सावधानी की? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि खत्म होने की राह पर है या खत्म कर दिया जाएगा, बिकॉज इसकी इन्फेक्टिविटी काफी हाई है। इसके लिए मैं लोगों को कहूंगा कि कंप्लेसेंस ना हो, या बिल्कुल ये ना करें कि बेपरवाह ना हो। प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का। मैं मानता हूं कि पिछले ऑलमोस्ट आज 20वां दिन है जब 100 से कम केसेस गुरुग्राम में आ रहे हैं, लेकिन केसेस की जो संख्या आप जानते हैं कि इमीडिएटली कभी भी बढ़ जाती है। हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखे हुए हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट कि आने
वाले टाइम में हम इसको और कम कर पाएंगे। वहीं भिवानी की सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको यहां पर यह बताएं कि पुलिस ने कैनरा बैंक में हुई लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिसे इस मामले में बतौर मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया वो महज 20 साल का ही है। आरोपी का नाम दिनेश उर्फ फौजी बताया जा रहा है और इस पर पहले ही कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। दिनेश उर्फ फौजी पर 2 हत्याओं के केस दर्ज हैं। आरोप ये भी है कि इससे पहली बार अपने दोस्त के एक दुश्मन की हत्या की और दूसरी बार रेलवे पुलिस के एसआई को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा सैद गांव के रहने वाले दिनेश पर 9 अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम देने का भी आरोप है। जिस कैनरा बैंक में 4 मार्च को लूट की वारदात हुई थी वो रेवाड़ी खेड़ा गांव में है और सै गांव से कुछ ही दूरी पर है जहां पर दिनेश का घर है। दिनेश ने दिन दहाड़े बैंक में घुसकर 4 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें उसके साथी भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस दिनेश से पूछताछ कर रही है। दिनेश ने अब तक 11 वारदातों में अपनी संलिप्तता की बात को कबूल कर लिया है। ये रेवाड़ी खेड़ा के पड़ोस का गांव है, सै गांव हमारे यहाँ बियानी में पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला है और इसके ऊपर 11 मुकदमे आपराधिक दर्ज हैं। ये काफ़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसी ने अपने गांव के नज़दीक जो रेवाड़ी खेड़ा है उस बैंक की रैकी करके इसी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की गई थी। हाँ, इस दौरान गिरफ्तारी इसकी 11 वारदातों का खुलासा हुआ है। कुछ समय पहले है हमारे चांग गांव में भी पेट्रोल पंप से 1,08,000 की लूट हुई थी। उससे कुछ दिन पहले कैरू लेगा रोड पे एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी और जो उकलाना में एक मुलाजिम जीआरपी का था उसकी हत्या की गई थी। इन सभी वारदातों में यही मुख्य आरोपी है। वहीं कैथल की जनकपुर कॉलोनी में बीते दिनों बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया था। शुरुआत में मामला लूट का लग रहा था क्योंकि मृतक की बहू ने पुलिस से लूट के बाद हत्या की ही शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच की तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने खुलासा किया कि बहू ने ही सास को मौत के घाट उतारा था। दरअसल बहू इस बात से नाराज थी कि उसकी सास उसे बाहर आने जाने से रोकती थी और इसी बात को लेकर बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। हत्या के बाद घर में रखे सोने और चांदी के जेवर प्रेमी को देकर उसे भगा दिया ताकि मामला लूट का लगे। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में आरोपी बहू और उसके प्रेमी समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना के बाद ही मृतका की बहू राजविंदर कौर को गिरफ्तार किया। जब पूछताछ की तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। वारदात में शामिल अमित नाम का एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है जो कि होमगार्ड का जवान है। अमित राजविंदर के घर पर ही बाइक लगाया करता था और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। ना कोई टीवी सीरियल की वो है ना कुछ और। इन्होंने खुद में ही आपस में इन दोनों की प्लानिंग करी है इन्होंने, और प्लानिंग करके रात के टाइम पे वो गांव से आया है। इसने पहले जो कैमरे लगे हुए थे, कैमरे की टीवीआर का तार निकाला, वायर पीछे से डिस्कनेक्ट करके वो कैमरे बंद किए और उसके बाद उसको एंट्री करवा के और फिर उसके बाद इनका आगे की सारी कार्रवाई इन्होंने मर्डर की। वहीं सोनीपत में देर रात जलती हुई कार में डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। कार की पिछली सीट पर जला हुआ शव मिला। यह हादसा है या फिर हत्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है। कार भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस कार मालिक की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कार में आग कैसे लगी। हैरानी की बात तो ये है कि कार में जिस वक्त आग लगी उस वक्त का वीडियो भी सामने आया। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिरकार ये वीडियो किसने बनाया। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग का गोला बनी ये कार और इसमें पीछे एक शख्स का शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया क्योंकि पिछली सीट पर जिस तरीके से शव की बरामदगी हुई है उसके बाद सवाल उठने लाजमी कि आखिरकार ये शव यहाँ पर कैसे पहुँचा। क्या ये
हत्या का मामला या फिर ये हादसा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए सिरसा की बात कर लेते हैं, जहां पर नटाल गांव में सीवर में गिरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 110 घंटे से जारी है, लेकिन अभी तक सीवर में गिरे किसान का पता नहीं चला। अब एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम नटाल गांव से लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पड़ने वाले सभी मेन होल को खोलकर उनके द्वारा जांच की जा रही है। नटाल गांव में बुधवार रात को सीवर में 2 लोग गिर गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति पूर्णचंद को निकाल लिया गया था। इसकी हिसार में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि संदीप उर्फ काला सिंह की तलाश करीब 110 घंटे से जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खूंटा घाट डैम के पास तेज पानी के बहाव में एक युवक फंस गया। दरअसल युवक वहां पर नहाने के लिए गया था। इसी दौरान अचानक सैलाब आ गया। युवक पेड़ का सहारा लेकर कई घंटों तक सैलाब में फंसा रहा। बहाव इतना तेज था कि वहां पर मौजूद लोग युवक के पास तक नहीं जा पा सकते थे। इस बीच तेज लहरों के बीच कई घंटों तक जिंदगी की जंग चलती है। युवक का बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना के जवान आसमान में देवदूत बनकर आए। एयरफोर्स के चॉपर के सहारे युवक का रेस्क्यू कर उसे बचाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से वायुसेना के हमारे ये जवान वहां पर पहुंचे और उन्होंने मदद की हाथ आगे बढ़ाई, जिसमें उस शख्स को बचा लिया गया। और ऐसे में हर एक इंसान वहां पर यही सोच रहा था कि आखिरकार इस युवक को कैसे निकाला जाएगा, लेकिन तभी ये जवान वहां पर पहुंचे और उन्होंने सकुशल उस युवक को बचा लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला। दरअसल कई घंटों से वो युवक वहां पर फंसा हुआ था। हमारे वायुवीर जहां पर एक तरफ सरहद पर लगातार डटे रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश में भी कभी भी किसी भी कोने में जब जरूरत महसूस होती है तो वहां पर भी अपने शौर्य का परिचय देते हैं। और इसकी तस्दीक कर रही है तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक युवक को बचाया गया। वो जिंदगी की जंग लड़ रहा था घंटों से तेज बहाव के बीच, और ऐसे में आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। सब ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये युवक कैसे बचेगा। इसका बचना असंभव हो गया, लेकिन तभी देवदूत बनकर हमारे ये जवान पहुंचे और उन्होंने इस युवक की मदद के हाथ आगे बढ़ाए और इस युवक को सकुशल वापस निकाल दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों के बीच कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी और इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब के इस सबसे बड़े विवाद को बैठकर सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने को भी कहा था। ऐसे में अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर बातचीत करेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। आपको यहाँ पर ये बताएं कि हरियाणा सरकार नहर का निर्माण पूरा करके पंजाब में अपने हिस्से का पानी लेने के लिए प्रयासरत है, कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में डिक्री कर रखी है। अब इसे लागू कराने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की ओर से ये बात कही गई कि वो फालतू या फिर कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। और अब इस मुद्दे को लेकर ये सबसे बड़ी बैठक, जहां पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक और मनोहर लाल तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर मौजूद रहेंगे और इस दौरान बैठक होगी जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी मौजूदगी रहेगी। एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच हमेशा तनातनी की वजह बना रहता है। एक तरफ हरियाणा अपना हक मांगता है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब अपनी तरफ से कुछ न कुछ दलील देकर पानी देने से इनकार कर देता है। आपको समझाते हैं कि आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या है और कैसे ये विवाद अब तक बढ़ता चला आया। देखिए ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। 1966 में पंजाब का बंटवारा कर हरियाणा बना था। 1966 में 1966 से दोनों राज्यों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चला आया है।
54 साल पुराना ये विवाद। 1976 में केंद्र ने हरियाणा को पानी देने की अधिसूचना जारी कर दी। 1976 की बात हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा को 7.2 में से 3.5 MAF पानी मिलना था। पंजाब से पानी लाने के लिए SYL नहर की योजना बनाई गई, यानी कि सतलज यमुना लिंक की योजना बनाई गई। इसके अलावा आपको ये बताएं कि 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच बाकायदा समझौता भी हुआ। इसके बाद 8 अप्रैल 1982 को पटियाला से SYL की खुदाई की शुरुआत भी होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बताते चले कि सतलज यमुना लिंक नहर की लंबाई 214 किलोमीटर है और इसको लेकर विवाद की वजह से 1996 में सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2004 में पंजाब को काम पूरा करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया, सर्वोच्च अदालत की ओर से दिया गया। आपको यहां पर यह भी बताते चले कि 12 जुलाई 2004 में पंजाब ने सभी समझौतों को रद्द कर दिया। जो भी समझौते किए गए थे पहले, सभी को पंजाब की ओर से रद्द कर दिया गया। कई सालों तक बातचीत हुई, विवाद और सुनवाई चलती रही, लेकिन आज तक कोई समाधान इस पूरे मसले पर निकलकर सामने नहीं आया है। 15 मार्च 2016 को पंजाब ने किसानों को जमीन भी वापस कर दी। वो जमीन जो कि ली गई थी उसे भी वापस कर दिया गया। पंजाब ने नहर के लिए दरअसल किसानों से 5000 एकड़ जमीन ली थी, लेकिन उन जमीन को वापस कर दिया गया किसानों को। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी हम बताएं कि पंजाब में SYL को पाटने का काम भी शुरू हो गया। हर एक बारीकी हम आपको बता रहे हैं। पंजाब ने हरियाणा को 191 करोड़ रुपए का चेक भी वापस लौटा दिया। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल रिसीवर नियुक्त करने की अपील की गई हरियाणा की ओर से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यथास्थिति बहाल करने का फैसला किया। पंजाब ने SYL ना बनाने देने का प्रस्ताव विधानसभा में पास किया, तो ये मुद्दा कितना ज़्यादा गरमाया। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन अब ये बड़ी बैठक होनी है। जब से हरियाणा बना तब से ही विवाद बढ़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई चली, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। दोनों राज्यों में सरकारें बदलती रही, लेकिन SYL विवाद का समाधान नहीं हुआ। कई बार चुनाव हो चुके, दोनों राज्यों में चुनाव से पहले ये मुद्दा खूब गरमाता है, लेकिन अभी तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकल सकता। आपको यहाँ पर ये समझाते हैं कि विवाद में कब कब क्या क्या पेच फंसा। 1966 में हरियाणा पंजाब के बंटवारे के साथ ये शुरू हुआ विवाद, 54 साल पुराना। 1976 में SYL के तौर पर जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 1982 में इंदिरा गांधी ने SYL निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। 1982 के बाद से जल बंटवारे को लेकर लंबा विवाद इसके बाद भी देखने को मिला। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बताते चले, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना और इसको लेकर कई बार पेच जो है वो फंसते हुए नजर आए। हालांकि अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चली, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। और इसके बाद अब ये बैठक होनी है जहां पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेगी, और इस बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि हिंसक घटनाएं भी हुई। SYL का 90% निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। SYL पर पंजाब के हिस्से का काम बचा हुआ है, यानी कि पंजाब की ओर से भी काम नहीं हुआ है। 1966 में हरियाणा पंजाब के बंटवारे के साथ ये विवाद शुरू हुआ, लेकिन अब ये सुलझेगा कब, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक।